Welcome once again to my YouTube channel, and this is the part 4 of the chapter 2nd, the establishment of the European power. And in the previous lecture we already discussed about the expansion of the Britishers in India, and this is the last video of this chapter. So let's go with this lecture. Now, after conquering the most half of the region of India like as Punjab, Sindh, and your Nepal, Burma, northeastern states. So the whole Bengal also captured by the Britishers. Awadh is already under the British Empire. So let's begin with Awadh. After the Battle of Buxar, which was held in 1764, Awadh came under the influence of the Britishers. But the Lord Dalhousie annexed Awadh, claiming misgoverned. यानी कि यहाँ पे इस टाइम पे अवध ब्रिटिशर्स के अंडर में तो था, बट इट इज़ नॉट टोटली annexed by the Britishers. So the Lord Dalhousie claiming the Awadh as the misgovernment governed by them. So the Awadh automatically come under the British Empire, and this created a lots of unrest among the people when revolt broke out in 1857. After this conquering the Awadh also, so there the few acts has been established by the Britishers. What are these? The Regulating Act 1733. So it was formally recognized that the British Parliament right over Indian affairs. यानी कि द रेगुलेटिंग एक्ट के आने से अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो डायरेक्टली इंडियन अफेयर्स के ऊपर यानी इंडिया के ऊपर पॉलिटिकली रूल ओवर कर सकता था. तो ये चीज़ आ गई थी आपकी द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1733. वो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में अपना हस्तक्षेप कर सकते थे. और नेक्स्ट इट्स कम्स अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784. And under this it constituted a board of control in England which would supervise the working of East India Company. यानी कि द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया तो उस पर क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज करेगा वर्किंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. एंड आफ्टर दैट वन मोर एक्ट इज कमिंग, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813. दैट इन दिस एक्ट, ये वाला जो एक्ट है, ठीक है, इन दिस एक्ट राइट टू ट्रेड, जो राइट मिला था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पे ट्रेड करने का, तो वो ईच एंड एवरी 20 ईयर्स इट विल बी रिन्यूड. तो वो एक्ट जो वो ट्रेडिंग राइट्स जो थे वो रिन्यू होंगे. एंड दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द British in India. So let's begin with the administration system in India. So in the British era, the administration system was quite straightforward, बिल्कुल सिंपल था. तो वो किस तरीके का था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, उसको पहले हम लोग देखते हैं. दैट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन द ब्रिटिश टाइम पीरियड, it divided their territories into the administrative units which called the presidencies. यानी कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी, तो वो जो उनकी जो जितनी भी टेरिटरीज थी उनको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर रखा था. और उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को हम लोग प्रेसिडेंसीज कह सकते हैं. वी कॉल देम द प्रेसिडेंसीज. in that particular time period there are 3 presidencies: Bengal, Bombay and Madras. So these are the 3 presidencies of the British, and each presidency is ruled by the governor which is assisted by the council. यानी कि हर एक, चाहे आपका बंगाल हो, बॉम्बे हो या मद्रास हो, है ना, ये किसके द्वारा रूल किया जाएगा? बाय द गवर्नर ऑफ दैट प्रेसिडेंसी. यानी कि 3 प्रेसिडेंसी होगी तो कितने गवर्नर हो गए? देयर आर 3 गवर्नर्स एंड दीज गवर्नर्स असिस्टेड बाय द काउंसिल. एंड द सुप्रीम हेड ऑफ दीज गवर्नर, इन गवर्नर का जो सुप्रीम हेड है, दैट ही वाज नोन एज द गवर्नर जनरल. वो हमारा क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल.
तो आपको एक और चीज बता दूं, जो आपके वैरेन हेस्टिंग, ठीक है ध्यान रखिएगा, वैरेन हेस्टिंग was the first governor general of India and he made up to 1773. Now one more thing, that these administrative units, okay, these administrative units or territories are divided into various districts. यानी कि ये जो टेरिटरीज होती थी, ये क्या होती थी, ये उनके बेसिक वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होती थी, जो कि आपका बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहलाता था आपका, ठीक है। तो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट होगी तो उसका जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किस तरीके से होगा कि उस बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का जो हेड होता था, ही वाज द कलेक्टर, एंड द वर्क ऑफ द कलेक्टर इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्सेस, maintain law and order with the help of police and judges। यानी कि जो कलेक्टर होता था वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था with the help of police and judges। So this was about the administration system of the Britishers during that particular time period. Now we are going to more discuss about the civil administration system in India during the British rule. So the Indian Civil Service, this was the civil administration system as organized by the Britishers. So let's begin with it. So Indian Civil Services was started in the year 1793 by the Lord Cornwallis, and earlier the civil servants, yani before this Indian Civil Services, earlier the civil servants nominated by the board director of the companies, but from the 1853 onwards, यानी कि 1853 से पहले जो भी जो सिविल सर्वेंट्स आते थे इंडिया में, it has been nominated by the board of directors, while after 1853 or 1853 onwards there is a mandatory competitive written exam began for selecting civil servants, but it was very difficult for the Indians to get selected. The following reasons are there. There is three reasons. First one is examination held in examination held in London. Sorry, here I written as Indian. So sorry, यहाँ पे तो Indian ही होगा. In here held in London, which is very expensive. वहाँ पे जो एग्ज़ाम होते थे आपके इंडियन सिविल सर्विसेज के, वो एग्ज़ाम आपके लंदन में होते थे, तो जो एक नॉर्मल इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। सेकंड क्या था कि आपका मैक्सिमम एज फॉर कंप्लीटिंग एग्ज़ाम वाज वेरी लो, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एज थी आपके एग्ज़ाम को क्लेरिफाई की, वो भी बहुत कम रखी थी। एंड थर्ड जो मीडियम था इस एग्ज़ाम का, इट वॉज इंग्लिश विच वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर द इंडियंस, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट यहाँ पे भी इंडियंस के साथ थोड़ा सा अनफेयर होता था, वो ये था इंडियंस ऑलवेज अपॉइंटेड टू द लोअर एंड सबॉर्डिनेट पोस्ट। जो इंडियंस होते थे वो हमेशा लोअर पोस्ट के लिए अपॉइंट होते थे या सबॉर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। जितनी भी जो हायर पोस्टेस होती थी वो सब ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व रखी जाती थी। इसके बाद हुआ क्या, जब चार्टर एक्ट ठीक है आया हमारा, उसके बाद से द चार्टर एक्ट डिवाइडेड ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्वेंट्स इनटू 3 ब्रांचेस। यानी कि जो चार्टर एक्ट आपका 1833 आपने थोड़ी देर पहले ही सुना था, तो जब ये आया था इसके बाद जो था वो पूरी तरीके से इंडियन सिविल सर्विसेज का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच। तो लेट्स गो व्हाट आर दीज 3 ब्रांच। उन 3 ब्रांच के बारे में भी हम लोग जानते हैं वो कौन सा था आफ्टर कमिंग द चार्टर एक्ट।
The civil servants now has been divided into three parts. One is your in a army, second is in your the police, and third one is your the judicial system. So let's one by one we are going to talk about these three services. So first is about the army. So first of all, the East India Company recruit large number of peoples or Indian soldiers. Their आर्मी केम टू बी नोन एज सिपाही, यानी कि जो वो रिक्रूट करते थे उन लोगों को वो नॉर्मली क्या कहलाते थे, सिपाही कहलाते थे. एंड वन मोर थिंग, द कंपनीज आर्मी आर वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मिलिट्री. तो वो ये भी पॉइंट हमारा हो गया. थर्ड इज अबाउट दे रिसीव the good salary by that and regularly they receive the good salary regularly and their loyalty is gone with the British Emperor. And one more thing, the religious sentiment and caste hierarchy began to ignored by these sipahis. यानी कि जो इंडियन सिपाही होते थे उनके कोई भी सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट होते थे या फिर कोई भी इस तरीके का मतलब कास्ट सेंटीमेंट्स होता था, तो वो उसके ऊपर नहीं जाते थे. क्यों नहीं जाते थे? बिकॉज दे आर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. और वो लॉयल क्यों थे ब्रिटिशर्स के? क्योंकि उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी, वो भी रेगुलरली. लेकिन एक चीज थी वहां पे जो सबसे सबको अटकती थी, वो ये थी कि जो हाईएस्ट रैंक थी इंडियंस की वो थी आपकी सिर्फ सूबेदार. अब हुआ क्या, एक टेंशन इमर्ज हो गया जिससे एक सिपाही म्यूटिनी सिस्टम जो अकॉर्ड होता है, यानी कि भेदभाव, वो आपका इसका एक 1857 जो रिवॉल्ट हुआ तो उसका भी एक रीजन यही है. अब हम बात करते हैं पुलिस सिस्टम की. तो लॉर्ड कार्नवालिस क्रिएटेड अ परमानेंट पुलिस सिस्टम and in this that the district was divided into थानास under the दरोगा. जो डिस्ट्रिक्ट थे वो थानास में डिवाइड थे. and the villages in the village they appointed the चौकीदार and in the cities they appointed the कोतवाल. और ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड सेवरल टाइम्स, बहुत बार बदला गया. तो आप इसमें से एक और देख सकते हैं. लेकिन कैसे भी जो पुलिस सिस्टम था उस टाइम से लेके अब तक का भी पॉपुलरली नोन फॉर इट्स करप्शंस. ओनली ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोस्ट. जो ब्रिटिशर्स थे वही सिर्फ हाई पोस्ट पे जा सकते थे. अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन इंडिया देयर हैड नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ प्रायर टू द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स ने जो भी लॉ बनाए थे वो इंडियन सिस्टम के एक्यूरेट नहीं थे. वहाँ पे हर जगह जो फ़ायदा होता था वो ब्रिटिशर्स को ही होता था. लेकिन सेवरल मेजर स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय द वैरन हेस्टिंग एंड द लॉर्ड कॉर्नवालिस. वैरन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारे एक तरीके से कह सकते हैं चेंजेस लाने की कोशिश करी गई है. वो क्या था कि 1772 में एक न्यू सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगी. फर्स्ट इज योर फौजदारी विच रिलीवेंट टू द क्रिमिनल कोड एंड सेकंड वन इज योर दीवानी अदालत विच इज सिविल कोड. अब इन कोर्ट में कौन कौन आते थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपकी सिविल कोर्ट की, ठीक है. सिविल कोर्ट में आपके मौलवी, पंडित, है ना, ये आते थे. और जो लॉज होते थे, है ना, इंडियन लॉज जो होते थे फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवली हु वर चार्ज ऑफ सिविल कोड. इनके पास मौलवी और पंडित के पास ही चार्ज होता था आपका सिविल कोड का, ठीक है. नेक्स्ट जो है आपका फौजदारी. तो ये एक तरीके का क्रिमिनल कोर्ट होता था. इसके अंडर में काजी और मुफ्ती आते थे, वही देखते थे. लेकिन उनका जो सुपरविजन होता था वो कौन करता था? इट वाज सुपरवाइज्ड बाय द कलेक्टर, ठीक है. तो ये हमारा जो हो गया है आपका ये पूरा टोटल ऑल ओवर सिविल सर्विसेज का हो गया है. सो अभी थोड़ा सा हम लोग एक और बात करते हैं कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में सुप्रीम कोर्ट में, वो सेटअप हुआ था आपका कलकत्ता में. और एक अपील के बाद, ठीक है, वहाँ पे सदर निजामत अदालत को भी सेटअप किया गया था. हाई कोर्ट जो थी इट हैज़ बीन सेटअप इन बॉम्बे, मद्रास एंड
कैलकाटा हाई कोर्ट जो होती है आपकी, वो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में उस टाइम पे सेटअप हुई थी। और जो लोएस्ट लेवल की कोर्ट होती थी, जिसे हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते थे, वो आपका हेड किया जाता था अगेन बाय द इंडियन जजेस। ठीक है, तो इंडियंस जो थे वो अलाउ नहीं करते थे अपनी हायर पोजीशन को आगे बढ़ा पाएँ। तो ये ऐसा टोटल ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो दिस वाज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप you enjoy this video, and one more thing, if you like the video, subscribe the channel, share the channel, and कमेंट ज़रूर करिए आप इस वीडियोस के बाद।